नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन खबर की तह तक। यहाँ हम आपको केवल खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर की करते हैं पूरी पड़ताल। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज हरियाणा भवन पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। एएसआई और राज्य सरकार के बीच एमओयू आज दस्तखत हो जाएगा। अग्रोहा साइट को लेकर एमओयू बेहद महत्वपूर्ण है और आज ही दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए सीएम मनोहर लाल रवाना हो जाएंगे। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, इसके साथ हरियाणा गवर्नमेंट का ये एमओयू होगा। और यहां आपको ये भी हम बता दें कि अग्रोहा एक ऐसी साइट है जिसे हड़प्पा काल से जोड़कर देखा गया है, हड़प्पन संस्कृति से सिंधु घाटी की सभ्यता से जोड़कर देखा गया है। अग्रोहा में बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा मिले और क्योंकि हड़प्पा कालीन साइट है, यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं है, इसीलिए मनोहर सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अग्रोहा साइट के विस्तार पर भी लगातार फोकस कर रही है। इसी कड़ी में महत्वपूर्ण होगा आज होने वाला ये एमओयू। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजा, आज एमओयू दस्तखत होना है जिसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, पूरे कार्यक्रम को लेकर जानकारी दीजिए। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से हरियाणा के हिसार में अग्रोहा धाम है और काफी ज्यादा वहां पर जो लोग हैं भारी संख्या में पहुंचते हैं, तो ऐसे में एक बार फिर से अग्रोहा में जिस तरीके से सरकार की नजर है, सरकार आज एक बड़ा एमओयू साइन करने जा रही है। दिल्ली के हरियाणा भवन में ये एमओयू साइन होगा और जिस तरीके से आगे की प्लानिंग को लेकर ये एमओयू है कि किस तरीके से अग्रोहा धाम को और ज्यादा विकसित किया जाए, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में काफी ज्यादा जिस तरीके से अग्रोहा धाम का जो पहले भी नाम चल रहा था, तो ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल आपसे कुछ देर में दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पहुंचेंगे और जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उनकी बात करें और जो शहरी स्थानीय मंत्री हैं कमल गुप्ता, वो भी यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो एक बड़ा एमओयू अब से कुछ देर बाद दिल्ली के हरियाणा भवन में साइन होगा। और जिस तरीके से काफी पुराना अग्रोहा धाम है और काफी बड़ी संस्कृति वहां पर, चाहे हड़प्पा की संस्कृति की बात करें और तमाम जो पहलू वहां पर मिले थे, तो उसको लेकर किस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र में आगे अग्रोहा धाम को विकसित किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग किस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र में अग्रोहा धाम पहुंचे, किस तरीके से विकास वहां पर देखने को मिलेगा, इन सभी पहलू को लेकर अब से कुछ देर में एमओयू साइन होने जा रहा है। जी, तो देखिए, लगातार हरियाणा सरकार इसको लेकर प्रयासरत है कि हरियाणा में पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। अग्रोहा साइट के विस्तार पर सरकार बेहद फोकस कर रही है। ऐसे में आज का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम कब शुरू होगा और कौन कौन से और मुख्य अतिथि होंगे और कौन कौन से गणमान्य अतिथि होंगे जो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं सीएम मनोहर लाल के साथ साथ? और बिल्कुल देखिए, तमाम जो अधिकारी है पर्यटन विभाग के वो इसमें मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और हरियाणा विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, वो इसमें मौजूद रहेंगे और तमाम जो मंत्री हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से एमओयू साइन होगा और उसके बाद से जो संस्था है उनको फाइल हैंडओवर कर दी जाएगी, वहां पर किस तरीके से साइट्स पर जो अग्रोहा धाम है उसका विकास होगा, किस तरीके से काम होंगे, वो देखने को मिलेंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम अब से कुछ देर में दिल्ली में देखने को मिलेगा। जी, चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा। राजा, एक और खबर पर आपसे राब्ता होगा। फरीदाबाद से खबर के हाफ मैराथन में पहुंचे सीएम मनोहर लाल। नशे के खिलाफ किया गया मैराथन का आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर इसमें मौजूद रहे और सीएम के साथ साथ यहां पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने हिस्सा लिया। बॉक्सर एमसी मेरी कॉम ने हाफ मैराथन में हिस्सा लिया है। सीएम मनोहर लाल ने इस मौके पर बड़ी घोषणा की है। अक्टूबर के पहले रविवार को हर साल मैराथन का आयोजन होगा। सूरजकुंड में किया गया मैराथन का आयोजन। एक बार फिर से रुक करते हैं खबरें अभी तक के संवाददाता राजा पटेल का। राजा, हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, कितना खास ये कार्यक्रम रहा? और बिल्कुल देखिए, फरीदाबाद के सूरजकुंड में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। जिस तरीके से बात करें, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जो कि फरीदाबाद से सांसद है, वो भी इस हाफ मैराथन में पहुंचे थे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जो कि बल्लभगढ़ से विधायक हैं, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। तो एक बड़ा मैसेज यहाँ पर सरकार देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि युवा जिस तरीके से नशे के आदी हो रहे हैं, तो नशा मुक्त यहाँ पर हरियाणा बनाने की बात निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि जिस तरीके
तरीके से पहले गुरुग्राम में हाफ मैराथन देखने को मिला और अब फरीदाबाद में, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम में एक बड़ी घोषणा भी की है कि अक्टूबर के पहले रविवार को इसी तरीके से फरीदाबाद में हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। काफी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा था और सरकार एक मैसेज युवाओं को देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसमें जो बॉक्सर है मैरी कॉम पहुंची थी, उन्होंने भी एक मैसेज युवाओं को दिया कि खेलों की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, तमाम जो मुद्दे हैं युवाओं को, उसको लेकर मैरी कॉम ने भी कहा कि युवाओं को इस ओर दौड़ना चाहिए, इस ओर भागना चाहिए, ना कि नशे की ओर जाना चाहिए। तो एक सरकार की एक अच्छी पहल है और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से एक बड़ी घोषणा इसमें की है कि अक्टूबर के हर रविवार को हर साल इसी तरीके से बड़े स्तर पर हाफ मैराथन का फरीदाबाद में आयोजन किया जाएगा। जी, हरियाणा सरकार लगातार इस तरह के अभियान चला रही है नशा मुक्ति के लिए, ऐसे में मैराथन का आयोजन किया गया है। कितना भव्य ये आयोजन रहा, कितनी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, है काफी उत्साह माना जा रहा है लोगों में था इस आयोजन को लेकर। और बिल्कुल देखिए, सैकड़ों हजारों की संख्या में जो युवा हैं वो हाफ मैराथन में पहुंचे और जिस तरीके से और पहले से ही काफी लंबे समय से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। हालांकि मौसम थोड़ा जरूर खराब था, उसके बावजूद भी लोगों का जोश फरीदाबाद में देखने को मिल रहा था। लगातार जिस तरीके से हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, तमाम जो हजारों और सैकड़ों की संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुंचे और लोगों ने भी काफी इस हाफ मैराथन में एंजॉय किया। मुख्यमंत्री खुद लोगों से यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे थे। तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं वो काफी उत्साह में नजर आ रहे थे। तो सरकार की जो ये मुहिम है नशे के खिलाफ, काफी जिस तरीके से हम बात करें मुहिम तो चला रही है, पर देख रंग भी लेते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके से गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद, और इसको लेकर हाफ मैराथन के अलावा भी प्रशासनिक जो अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है वो भी लगातार ग्राउंड पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तो बड़ी संख्या में इसमें लोगों ने भी हिस्सा लिया है। हाफ मैराथन में लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और नशा मुक्ति को लेकर हरियाणा सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल में लगातार सियासी संकट जारी है। सुधीर शर्मा के गुट को सीएम सुक्खू ने इधर झटका दे दिया है और नगर निगम के मनोनीत पार्षदों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। सुधीर शर्मा के समर्थक पार्षदों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी से धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के बागी होने के बाद अब सुक्खू सरकार ने नगर निगम से सुधीर शर्मा के समर्थक 5 पार्षदों को हटा दिया और यहां आपको बता दें कि जागी गुट के लोगों को पार्षद पद पर तैनात किया गया। अब धर्मशाला में सुधीर एंटी ग्रुप सक्रिय हो गया। इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस में गुटबाजी अभी भी चल रही है। इस गुटबाजी में सुक्खू सरकार ने आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया, ये कहा गया। लेकिन जब धर्मशाला विधानसभा में विधायक ही नहीं है तो वहां की जनता की कौन सुनेगा। लेकिन इसी बीच शिमला के भाजपा नेता विपिन सिंह परमार ने कल कहा था कि सुक्खू सरकार अपने विधायकों को अब रेवड़ियां बांटने का काम कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता मनोज धीमान का रुख करते हैं। मनोज, हिमाचल में सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है, एक के बाद एक सियासी घटनाक्रम, ऐसे में ये बदलाव कितना अलग नजर आता है, क्योंकि आरोप सुक्खू सरकार पर और ज्यादा बीजेपी की तरफ से लगाए जाएंगे। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरह से धर्मशाला में के नगर निगम में जो मनोनीत पार्षद थे 5 पार्षद, यानी कि उनको रातों रात हटा दिया गया है और नए पार्षदों की नियुक्तियां हो चुकी है। तो ऐसे में सुधीर शर्मा गुट और सुक्खू गुट, कहा जा सकता है कि दोनों आमने सामने हैं। देवेंद्र जग्गी के जो लोग थे उनको अब पार्षद नियुक्त कर दिया गया है और जो दूसरे सुधीर शर्मा गुट के जो पार्षद थे, समर्थक थे सुधीर शर्मा के, उनको हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बगावत का ये नतीजा है। और जैसे ही बगावत हुई, बगावत होने के 2 या 3 दिन बीत जाने के बाद ये फैसला लिया गया है कि अब इन बागी नेताओं को सबक सिखाने की बारी आ गई है। तो सुक्खू सरकार ने अब सबक सिखाने के लिए ये कदम उठाया है, या कहा जा सकता है कि बदले की भावना से भी ये काम हुआ है। तो ऐसे में अब इन लोगों को हटा दिया गया है। और आपको बता दूं कि शुरू से ही जो है वो सुधीर शर्मा का विरोध ये जो सुक्खू गुट है ये करता आया है। इसके सुधीर शर्मा के खिलाफ एंटी उसमें भी ये काम कर रहे हैं। तो अब जो सुधीर शर्मा की बगावत हुई, उस बगावत के बाद इन लोगों को हटाना जो है वो सुक्खू सरकार ने उचित समझा है। और जो दूसरा गुट है, सुक्खू सरकार का गुट जो है, दूसरा गुट है जग्गी गुट, उसके जो लोग थे, जो समर्थक थे, उन समर्थकों में से 5 पार्षदों को नियुक्त कर दिया गया है। तो रातों रात ये नोटिफिकेशन होती है और रातों रात इन लोगों को जो है वो
कहीं ना कहीं नियुक्तियां मिल जाती है, तो इससे कहीं ना कहीं हो सकता है कि अब माहौल जो है वो धर्मशाला का गरमा सकता है। इससे पहले भी धर्मशाला में जब सुधीर शर्मा की बगावत हुई थी तो सुधीर शर्मा का पुतला जलाने का प्रयास जो है वो दूसरे गुट द्वारा किया गया, लेकिन बीच बचाव में पुलिस आ गई, हाथापाई तक नौबत पहुंच गई थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले को रोका। लेकिन आरती, बड़ी बात तो ये है कि एक तरफ जो है वो 6 बागी विधायक यानी कि जो बागी नेता बन गए हैं, अब वो चंडीगढ़ में अपना डेरा बसाए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ये पहुंच भी गए हैं, लेकिन अब फैसले का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इनके हक में फैसला देता है या फिर कोई और दूसरा फैसला इनके सामने आता है। ऐसे में भाजपा भी, सूत्रों के हवाले से खबर निकल रही है कि अभी तक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है और अगली रणनीति जो है उसके बाद बनाई जाएगी। तो ऐसे में बिल्कुल जो कल भाजपा नेता विपिन सिंह परमार ने कहा है कि जो प्रदेश सरकार के मुखिया को काम 1 साल के भीतर कर लेने चाहिए थे, वो अब इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाने के बाद, यानी कि जो नई नियुक्तियां हो रही हैं, नए पदों को सृजित किया जा रहा है या कैबिनेट में जगह दी जा रही है, तो ये रेवड़िया बांटने से कम नहीं है। यानी कि अब जो सरकार बहुमत में नहीं है और अब अपने ही विधायकों को मनाने के लिए जो है वो सुक्खू सरकार रेवड़िया बांटने का काम कर रही है। यानी कि कैबिनेट रैंक भी दिए जा रहे हैं, तरह तरह की किसी भी मंत्री को जो है वो सिक्योरिटी दी जा रही है। तो ये काम जो है वो सुक्खू सरकार को पहले ही कर लेने चाहिए थे ताकि इसमें बगावत ना होती, और अब बगावत हो चुकी है। यानी कि कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस के ही विधायकों ने जो है वो क्रॉस वोटिंग करके बगावत कर दी है। ऐसे में उनको निष्कासित कर दिया गया है और उनको अयोग्य घोषित भी किया गया है। तो अब जो संकट थे, जो सरकार पर संकट घिरे हुए थे, वो अभी भी बरकरार है और कोई भी ऐसा जवाब जो है वो सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा। यानी कि गोलमोल जवाब जो है वो सरकार की तरफ से भी दिए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार इन पर हमलावर होता हुआ नजर आया है। यानी कि विपक्ष ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है सुक्खू सरकार को घेरने के लिए। बड़ी बात तो आरती ये भी निकलकर सामने आ रही है कि 6 बागी विधायक हैं और साथ ही साथ विक्रमादित्य इन दिनों सुर्खियों में चल रहे हैं, क्योंकि उनका दिल्ली का दौरा था और वहां से क्या खबर आएगी ये भी सुक्खू सरकार के खेमे में हलचल लगातार पैदा कर रही है। और भाजपा ये कहती हुई नजर आई है कि हमने विधायकों से कोई संपर्क नहीं किया और विधायकों को हमने कुछ नहीं कहा, विधायकों ने जो भी किया है अपनी मनमर्जी से किया है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि ये 6 विधायक क्या करते हैं। क्या ये नई पार्टी का गठन करते हैं या ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं या फिर इनका क्या अगला कदम होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, क्योंकि अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपनी अपील रखी है। अब अपील के बाद इनको क्या जवाब मिलता है ये उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये 6 विधायक क्या करने वाले हैं। आरती, अच्छा देखिए, जिस तरह से हिमाचल में एक सियासी संग्राम देखा गया, उसके बाद प्रतिभा सिंह ने एक बयान दिया था कि 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया, बहुत से विधायकों की सुनी नहीं गई और नाराज होना जायज है। इधर सीएम सुक्खू का कहना यह है कि 80% तक विधायक मेरे खेमे में है। ऐसे में आखिर कांग्रेस पार्टी में, सुक्खू सरकार में तस्वीर क्या बन रखी है, कितनी नाराजगी है, क्या सच में पार्टी गुटों में बट गई है और 80% का दावा कितना सही है? आज देखिए, गुटबाजी की बात की जाए तो गुटबाजी भाजपा में भी है और कांग्रेस में भी है। ऐसे में ये गुटबाजी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और अगर देखा जाए तो प्रतिभा सिंह भी सुक्खू सरकार से कुछ ज्यादा संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था और ऑब्जर्वर के सामने भी बात आई थी कि सुक्खू सरकार में जो है मुख्यमंत्री हैं उनको हटाया जाए, लेकिन ऑब्जर्वर ने यही कहा था कि जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं वही बरकरार रहेंगे। लेकिन गुटबाजी हावी होती हुई नजर आई है। जिस तरह से 6 विधायकों ने बगावत की, उसके बाद अब विक्रमादित्य सिंह भी अपनी जो फेसबुक प्रोफाइल है उससे उन्होंने अपना सब कुछ हटा दिया है, बल्कि हिमाचल का सेवक लिखा है। तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार भी भ्रमित हो चुकी है कि अब वो क्या करने वाले हैं। ऐसे में जो है प्रतिभा सिंह भी लगातार बयानबाजी कर रही है। उनके बयान सामने आ रहे हैं कि जो 1 साल का समय बीत गया है, उस 1 साल के समय में विधायकों की कोई भी बात मुख्यमंत्री ने नहीं सुनी है और मुख्यमंत्री विधायकों के काम नहीं कर रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि जिस तरह से राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा बयान देते हुए नजर आए हैं कि 1 साल तक उन्होंने परेशानियों का सामना किया है, उनके कोई भी काम नहीं किए गए और अंत वक्त में जब सुधीर शर्मा को कैबिनेट, जब ये विधानसभा सत्र चल रहा था उस वक्त उनको मंत्री बनाने की बात कही गई, तो तभी सुधीर शर्मा ने मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया। तो प्रदेश की सरकार को, यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके मंत्री को समझ जाना चाहिए था कि सुधीर शर्मा का इशारा किस तरफ है। यानी कि 6 विधायकों के अंदर तो बातचीत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इशारा ही इशारा काफी था उनके लिए कि आखिर ये इशारा क्या कर गया, और हुआ वही जो इशारा किया था, यानी कि बगावत। अब ये बगावत हो चुकी है
और इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। अब सुप्रीम कोर्ट किसके हक में फैसला देता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट पर ही निर्भर करता है कि वो किसके हक में फैसला देता है और क्या फैसला देगा, क्योंकि उन्होंने अपील दायर की है। इनकी जो है वो निष्कासित किया गया है, अयोग्य घोषित किया गया। हालांकि ये बात भी सामने निकल कर आई है कि ये विधायक जो है विधानसभा पहुंचे थे और उन्होंने अपनी अटेंडेंस भी वहां पर लगाई है, उसके बावजूद इनको निष्कासित किया गया है। आरोप तो लगाया गया कि इन्होंने बगावत की है पार्टी के साथ, यानी कि 6 बोर्ड जो है वो क्रॉस हुए हैं। उसके साथ साथ 3 निर्दलीय विधायक भी इनके साथ चले गए हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि कल जिस तरह से कैबिनेट की बैठक चल रही थी आरती, उसमें जो शिक्षा मंत्री हैं रोहित ठाकुर, वो भी अचानक से गुस्से में बाहर आ गए और चलती हुई कैबिनेट को छोड़ दिया उन्होंने। तो ऐसे में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री उनके पास गए, उनको मना करके दोबारा कैबिनेट में लाए और उसके बाद उन्होंने रोहित ठाकुर ने जो है वो प्रेस को ब्रीफ किया। तो कहीं ना कहीं नाराजगी कैबिनेट के अंदर भी झलक रही थी, तो नाराजगी अभी भी चल रही है और किस तरह से बनाना है। तो उसके बाद जो है वो स्टेट बोर्ड का चेयरमैन जो है वो भवानी सिंह पठानी को बनाया जाता है, यानी कि भाजपा की बात वो कहीं ना कहीं सटीक सिद्ध होती नजर आ रही है कि वाकई में रेवड़ियां बांटने का काम हो रहा है। ये इस काम जो है प्रदेश सरकार को 1 साल पहले ही कर लेने चाहिए थे। तो बिल्कुल नाराजगी सामने झलक रही है और देखना यह होगा कि जो आने वाले 2 दिन है या 3 दिन है, इन 3 दिनों में क्या नया फेरबदल होता है, किस तरह की सियासत में एक नया रंग देखने को मिलता है। हालांकि आरती देखिए, जब रोहित ठाकुर से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा कि मेरी आंखें शुरू से ही लाल हैं। तो हमें तो ये नजर आ रहा है कि उनकी आंखें लाल तो शुरू से होंगी ही, लेकिन उनके अंदर नाराजगी की लाली भी देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं सियासत है, राजनीति है और राजनीति में साम दाम दंड भेद की परिभाषा भी अपनाई जाती है। तो हो सकता है अब क्या करने वाले हैं, सरकार क्या करने वाली है, विपक्ष किस तरह के रहने वाला है। और जो 6 बागी विधायक हैं, चर्चा का विषय सिर्फ बगावत और वो 6 बागी विधायक कांग्रेस के जो निष्कासित हुए, यानी कि 6 नेता, वही नेता, उनके ऊपर लगातार इन लोगों की नजर बनी हुई है। और जो विक्रमादित्य सिंह का दिल्ली का दौरा है और इस वक्त वो राजस्थान में मौजूद है, उन पर निगाहें सबकी टिकी हुई है कि वो क्या करने वाले हैं। आरती, चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो हिमाचल में फिलहाल सियासी घमासान पर सभी की नजरें टिकी हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची सामने आई और बीजेपी ने जारी की 195 लोकसभा उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट। उत्तराखंड की 3 सीटों पर नाम फाइनल कर दिए गए। नैनीताल से अजय भट्ट पर भरोसा जताया गया है। अल्मोड़ा से अजय टम्टा बीजेपी प्रत्याशी है। टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह का नाम आया है सामने। बाकी 2 सीटों की बात करें तो प्रत्याशियों के नामों का जल्द ऐलान होगा, ये माना जा रहा है। इसको लेकर भी मंथन जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता नासिर हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, अब देखिए, बीजेपी की पहली सूची है, उत्तराखंड की 3 सीटों पर तस्वीर स्पष्ट हो गई है। क्या कुछ सियासी समीकरण नजर आते हैं? बीजेपी ने पहली सूची जारी की है, हालांकि अभी आचार संहिता नहीं लगी है उससे पहले, लेकिन बीजेपी क्योंकि लंबे समय से अपने चुनाव को लेकर तैयारियां करती रहती है, तो ऐसे में उन्होंने पहले ही बाजी मार ली है, यानी पहले ही अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया। 195 लोगों की सूची जारी की गई है अलग अलग प्रदेशों के। इसमें अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अभी चूंकि उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 में से सिर्फ 3 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशियों का ऐलान किया है और ज्यादातर जो सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है उस पर वही है जो सिटिंग सांसद है, यानी जो पहले से सांसद है उन्हीं को ज्यादातर लोगों को टिकट दिया गया। उत्तराखंड में 3 लोगों को टिकट दिया गया है जो अभी हाल ही में सांसद है, जिसमें अल्मोड़ा से अजय भट्ट है। इसके बाद अगर हम टिहरी की बात करें तो टिहरी से माला राज्य शाह है और इसके अलावा अजय टम्टा को टिकट दिया गया। तो मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो तीनों सांसद पहले से सांसद थे उन्हीं को टिकट दिया गया। अभी 2 सीट अभी बाकी है क्योंकि 5 सांसद सीट है, जिनमें से 2 टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार की बात करें वो छूट दी गई है। अगले जो सूची जारी होगी उसमें ये 2 सीट नाम फाइनल की जा सकते हैं। हालांकि इन 2 सीटों पर अभी संशय बना हुआ है, इनमें जो सिटिंग सांसद है उन्हीं को टिकट दिया जाएगा या फिर अभी इसमें जो प्रत्याशी बदले जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग लंबी फहरिस्त से लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको टिकट मिलना चाहिए। तो ऐसे में बीजेपी किस तरीके का निर्णय लेती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल 3 सीटों पर प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया गया है और तीनों के सिटिंग। अच्छा, देखिए, अब बीजेपी के सामने क्या ये भी एक चुनौती है कि उम्मीदवार बहुत ज्यादा हैं, दावेदार बहुत ज्यादा हैं, टिकट के चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं और उत्तराखंड में अब सीटें बाकी बची है 2। इस लिहाज से क्या लगता है कि क्या ये चुनौतीपूर्ण रखेगा एक नाम का तय करना, क्योंकि जिताऊ उम्मीदवार ढूंढना है और नाराजगी भी नहीं उठानी है? देखिए, जो 2 सीटें अभी बची हैं और दोनों सीटें ही ऐसी हैं जहां पर काफी सारे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपनी दावेदारी की।
हरिद्वार सीट पर काफी ज्यादा दावेदार हैं, इसलिए उसको रोका गया। और पौड़ी सीट पर भी काफी ज्यादा दावेदार है, अभी इसीलिए उसको रोका गया। यानी दोनों सीटों पर अभी मंथन किया जा रहा है। और क्योंकि पिछली जो लोकसभा है उसमें पांचों के पांचों सांसद बीजेपी का जीत कर आए थे, और इस बार भी बीजेपी की कोशिश है कि पांचों के पांच सांसद जीत करके बीजेपी से ही आए। तो ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही ना हो, इसीलिए तमाम चीजों पर मंथन करने के बाद ये निर्णय लिए जा रहे हैं। इन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, जबकि 2 सीट पौड़ी और हरिद्वार बाकी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग दावेदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में उस पर भी मंथन करने के बाद जो प्रत्याशी है उनके नामों का ऐलान करते हैं, क्योंकि जी चलिए नासिर, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। लुधियाना दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और आपको बता दें कि इंदिरापुरी में बने स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन करने वाले हैं यहां पर, और केजरीवाल के साथ मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। लुधियाना में पहले विधायक और पार्टी नेताओं के साथ उनकी चर्चा, दोनों नेताओं ने लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा की। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे खबरें अभी तक की संवाददाता हरसिमरत कौर का। हरसिमरत, देखिए आम आदमी की सरकार है पंजाब में और इधर दिल्ली में भी है, और अब लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में देखा ये जा रहा है कि तमाम पार्टियां लोकसभा चुनावों को लिए एक्टिव हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो मुलाकात नेताओं से होनी है, ये कितनी खास रहेगी? बिल्कुल, आपको ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो है राष्ट्रीय पार्टी संयोजक है आम आदमी पार्टी के, वो 2 दिवसीय पंजाब के दौरे पर है। बीते दिन वो जालंधर में थे और उसके बाद आज वो लुधियाना में पहुंचे हैं। जालंधर में जहां पर मोहल्ला क्लिनिक जो है वो लोगों के सुपुर्द किए गए हैं। 150 मोहल्ला क्लिनिक जो है वो लोगों के लिए खोले गए हैं जालंधर के इलाके में। और आपको ये बताया कि तकरीबन 800 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक जो है वो पंजाब के लोगों को अभी तक भेंट कर दिए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। वहीं अगर स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात की जाए तो आज एक और स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है वो लुधियाना में खुलने जा रहा है, जिसका कि उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री भगवंत मान और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। साथ ही साथ ये बैठक जो है वो और भी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि इससे पहले जो है लोकसभा चुनावों के लिए भी बातचीत जो है वो हुई बताई जा रही है। जगह जगह पर जहां पर भी ये दोनों नेता जा रहे हैं, अपने जो पार्टी के नेता है, वॉलंटियर्स हैं, सभी के साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं, साथ ही साथ उनसे भी चर्चा चल रही है। और आने वाले 2-3 दिन में जो ये भी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कहां से किसको टिकट दी जा रही है। आपको ये भी बता दें कि इसके साथ व्यापार मिलनी जो है वो भी की जा रही है। पंजाब सरकार की तरफ से व्यापार मिलनी का भी जो प्रोग्राम है वो करवाया गया था, और उसके चलते पहले भी कई जगह पर जो है वो मिलनियां खुद मुख्यमंत्री ने की थी। अमृतसर में भी वो जाके आए थे, जालंधर में भी गए थे, और अब फिलहाल जो है लुधियाना पहुंचे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि हर वर्ग को रिझाने की जो कोशिश है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो रही है। और वहीं पर जो वॉलंटियर है उनके साथ भी मिलकर के जो लोकसभा चुनावों के लिए जिन्हें टिकटें देनी है या जिनके लिए जोर लगाना है, यानी कि जिनके लिए पहले ही जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी बताया था कि हम लोगों ने सोच लिया है किसको टिकट देनी है, कहां से टिकट देनी है, तो किसकी सपोर्ट करनी है, उसके बारे में भी जो एक दूसरे के साथ बातचीत है वो की जा रही है। तो जाहिर तौर पर आने वाले 2-3 दिन जो है वो खास होने वाले हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पर दोनों मुख्यमंत्री जो है, चाहे वो दिल्ली से अरविंद केजरीवाल हो या मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, दोनों का दौरा लगातार जारी है। और साथ ही साथ में अब लोकसभा चुनावों के लिए भी जो उम्मीदवार है उनकी जो नाम है वो थोड़े दिन में जो है वो सामने लग जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो लोकसभा चुनावों को लेकर इस वक्त तमाम पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, और इसी के साथ ही हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना कि आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।